हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम्स की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड मैंने आपको बोला है कि इस चैनल पर हम क्या करते हैं, PYQs जो भी हमारे DT+B TGT सोशल साइंस में पास्ट ईयर्स में कोई पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पेपर को हम इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने 2021 के सारे जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और मैंने 2021 की और 2018 की मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 साल के पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, सो दैट कि अगर आप सिर्फ एक ही साल का करके चले जाओगे तो आप उसी के सहारे रह जाओगे कि मतलब मेरा जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स का वो 2021 के ही अकॉर्डिंग होने वाला है। लेकिन जब मैंने 2018 का पेपर एनालिसिस किया था तो 2018 के और 2021 के बीच में जो पेपर का पैटर्न है 2018 के कंपैरिजन में 21 का थोड़ा बहुत चेंजेस आया था। मैंने आपको भी बोला है कि आप दोनों ईयर के PYQs को देख के खुद भी एनालिसिस करेंगे कि क्या पेपर में पेपर के पैटर्न में चेंजेस है, किस टाइम के क्वेश्चंस को DT+B ने चेंज करा था। ये आपको क्या लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने 21 की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, 18 की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। 21 के सारे पेपर मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि हमें रिसेंट का ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ 21 का पेपर डिस्कस करा। फिर अभी हमारे पास टाइम है अराउंड 45 डेज़ के आसपास, अभी भी हमारे पास टाइम है 50 डेज़ का। उसमें हमें एक अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि हमें 15 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे हमें क्या करना है, इसे यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं क्या करूँगी, हो सकेगा तो 2018 के सारे पेपर यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो अगर आ रही है तो आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही वीडियो को देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 21 के सारे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, आप उनको क्या करेंगे कॉन्टीन्यूसली 2 बार 3 बार। अगर आपके पास कोई अदर सोर्स नहीं है तो आपको बुक वगैरह लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कि आप अगर प्लान कर रहे हो कि आप PYQ के लिए बुक लेने की, तो आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसी चैनल से सारे PYQs को अच्छे से देख सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा। जो आप बुक लेके उसे थोड़ी रीड करोगे और इस वीडियो के थ्रू आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों ही क्या है हमारे लिए सेम है, क्योंकि उससे ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा जाएगा, ना ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उससे पीछे बहुत ही लास्ट हो जाएगा। 18 से पहले 14 में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो मोर देन क्या कहते हैं 10 ईयर्स हो जाएगा, तो इतने पुराने पेपर नहीं पूछे जाते हैं। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, 18 और 21 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे मतलब पेपर्स हैं, लाइक जैसे अभी आपने देखा कि 7 दिनों में इस टाइम पे मतलब कि हमारा 2025 वाला जो एग्ज़ाम है वो 7 डेज़ में कंडक्ट होगा। तो ऐसे ही 21 का भी हुआ था और 18 में भी थोड़ा बहुत कमी हुए थे। तो इससे आपको अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन पेपर, मतलब कि ना 20 तो 10-15 के आसपास जितने भी पेपर्स हुए थे मैंने सारे ही आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, एक पेस मेंटेन करके रखना है कि आपको वो ब्रेक नहीं करना है। और इन 50 डेज़ में तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नहीं छोड़े, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो सीरीज़ में ही चल रहे हैं। जैसे अभी हमारा DT+B का होगा और EMRS की भी वैकेंसी के EMRS की भी नोटिफिकेशन आ गया, अगर आपने देखा हो। फिर RPSC का फॉर्म आप लोगों ने भर ही दिया होगा। फिर BPSC का भी एस्टेट चल रहा है। फिर उसके बाद ही क्या होगा, जहाँ तक चांसेस है कि अक्टूबर में BPSC का एस्टेट कंप्लीट होगा, नवंबर में क्या कहते हैं वो लोग अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे एस्टेट का। फिर उसके बाद नवंबर या फिर दिसंबर में आपका BPSC जो भी एग्ज़ाम होता है TRE 4.0 वो भी क्या कहते हैं ये कंडक्ट कर लेंगे। बाकी हम UPLT का आपने फॉर्म भरा ही होगा, UPPSC का। एंड KVS में भी बातें चल रही हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह आपने देखे होंगे थोड़ा बहुत। अगर यूट्यूब पे आप मतलब एक्टिव रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि KVS में भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और EMRS में तो अराउंड 7000 के आसपास वैकेंसीज़ उसने अपलोड कर दी हैं। 7000 में आई गेस 9000 ऐसा कुछ करके वैकेंसीज़ हैं। तो आप उसमें भी फॉर्म भर के, तो वही है कि आप क्या करना है, अगर आपने ये वीडियो देख रखी है कि तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के मोर देन 60, मतलब कि अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपका एग्ज़ाम पेपर्स TGT सोशल साइंस है
तो 60-70% आपका जो कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि DT+ भी हमारा सेंट्रल लेवल वो है और NCERT पूछी जाती है, और मोर और लेस सारे ही एग्ज़ाम्स में NCERT पूछी जाती है। ऐसे EMRS भी है और ऐसा ही क्या है हमारा KVS भी है। बट RPSC और BPSC हो गया हमारे यूपी होगा, तो यहाँ पे शायद थोड़े बहुत स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी 5-6 के आसपास होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं, आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका 60-70% कंटेंट कवर हो रहा है तो आप पहले उसे कवर करें, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना है, क्या करना है। और बाकी पेपर 1 को भी आपको मतलब ध्यान देना ही है। मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था कि आपको पेपर 1 पे कैसे ध्यान देना है। सो आपका पेपर 1 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि पेपर 2 है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप पेपर 2 में 100 में से 100 लेकर आएंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ जो होती है हमारी एटलीस्ट आप कट ऑफ लेके चले 140-145 तक, इतना आप लेकर चलें, क्योंकि इससे कम कट ऑफ चली गई तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर इतनी जाएगी तो फिर अगर आपके इतने मार्क्स आए रहेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो पाएगा आपके इस पेपर में, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जाती हूँ। आपको क्या करना है कि उस लिंक पर क्लिक करके जाना है। मैंने सीरीज़ वाइज सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वीडियो सारी सीरीज़ वाइज देख रही है। मैंने अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन सा मिनरल बेल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2021 में भी हमने डिस्कस करा था। देखते हैं, इंडियन ओशन, छोटा नागपुर, सदर्न रीजन या फिर ईस्टर्न रीजन। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, खनिज बेल्ट नहीं है क्या, हमारा मिनरल बेल्ट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको देखेंगे तो ये क्या है, हमारी वाटर बॉडी है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो देखो इधर, तो जो छोटा नागपुर है इसके बारे में भी आपने सुना है, सदर्न रीजन के बारे में भी आप जानते हैं, ईस्टर्न रीजन के बारे में भी आप जानते हैं। तो सदर्न रीजन हमारा छोटा नागपुर किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कोल आयरन ओर के लिए क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है ये भारत का, ठीक है। फिर हमारा जो सदर्न रीजन है वो गोल्ड आयरन और इनके लिए, जैसे तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तेलंगाना, ये सारे हमारे क्या हैं, तेलंगाना से तमिलनाडु एंड कर्नाटका, यहाँ पे क्या है हमारे सोना और आयरन के क्या होते हैं, अयस्क पाए जाते हैं। फिर हमारा आ गया ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे बुक्साइट और कोल पाया जाता है। एरिया कौन सा हमारा, उड़ीसा झारखंड, इन सब एरिया हैं जहाँ पे हमारा क्या है, ये वाली बेल्ट पाई जाती है, ठीक है। और भारतीय महासागर है इंडियन ओशन, खनिज पट्टा नहीं है, इट्स अ वाटर बॉडी नॉट अ मिनरल रिच लैंड रीजन। तो ये क्या है, वाटर बॉडी है, वैसा नहीं कि वाटर बॉडी के अंदर आपको मिनरल्स वगैरह नहीं मिल सकते, लेकिन ये लैंड बॉडी नहीं है, ठीक है। सो आई होप कितने यहाँ पर आपको क्लियर है क्या ये महासागर या फिर हम क्या बोलें वाटर बॉडी से इसका रिलेशन है, क्लियर है आई होप इतना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओरिजिन ऑफ रिवर ब्यास, यानी ब्यास रिवर का क्या पूछ रहा है, ओरिजिन कहाँ से होता है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, किसी भी रिवर का ओरिजिन वगैरह भी पूछ सकता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि पेपर का जो क्वेश्चन लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पेपर देख लिया, अब आपको आपने एक पेपर देखा उसके कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं है कि अब ये पेपर आपने देख लिया, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया तो आपको किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक अगर आप पेपर को एनालिसिस करोगे तो जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो चेंज होते रहेंगे। जैसे आपने देखा कहीं में माउंटेन्स पूछ लेता है, कहीं पे प्लेट्यूज पूछ लिया, कहीं पे पासिस के बारे में पूछ लिया उसने, नेक्स्ट शिफ्ट में उसने नहीं पूछा। और आपको नहीं पता ना कि आपके शिफ्ट में पासिस वाला क्वेश्चन आने वाला है, माउंटेन के पीक्स वाला आने वाला है, रिवर से रिलेटेड आने वाला है। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में जो भी है वो क्या कर सके, आप उसका राइट आंसर ईजिली क्लिक कर सके। और आप जितने एफर्ट्स लगाओगे, जितनी नॉलेज आपको होगी, उतना ही अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने में आपको उतने ही कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या होता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो
इसमें पूछ रहा है कि ब्यास रिवर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो रोहतांग पास में है, मानसरोवर में है, या फिर राकास लेक में, या फिर वीरनाग स्प्रिंग में है, ठीक है, यानी झील में। तो आपको पता होगा कि ये रिवर्स हैं, जैसे आपने पता होगा कि हमारी क्या है, माउंटेन रिवर्स हैं। सो इनको 3 रिवर्स हैं जो क्या रहती हैं पूरे साल, क्या कहते हैं, इनमें पानी रहता है। तो हमारी इधर इस साइड हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर गंगा हो गई, और थर्ड कौन सी हो जाती है हमारी, इंडस रिवर, ठीक है। इन रिवर्स के बारे में आपको पता होगा। और आपको पता होगा जो ब्यास रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ये रोहतांग पास से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो ऐसे आपसे नर्मदा और गोदावरी इन सब के बारे में भी पूछ लेता है, जो थोड़ी फेमस रिवर्स हैं, ठीक है। सो आप एक बार इन्हें देख के ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फेमस रिवर्स हैं, उनका एरिया और कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। सो गंगा मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कई बार पूछी गई हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उनको डिस्कस कर दे रही हूँ। गंगा कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होती है, ये तो आप सबको पता होगा। यमुना होती है, यमुनोत्री से, ये भी उत्तराखंड से होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर ब्रह्मपुत्र हमारी होती है चेमायोंगदांग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में है। इंडस रिवर कैलाश रेंज तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होती है, ठीक है। और आपको पता होगा गोदावरी रिवर क्या करती है, हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है, नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, क्योंकि ये क्या करती है, ऑलमोस्ट सेंटर से होकर गुजरती है। और कौन से 2 माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बीच ये फ्लो करती है, ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि काफ़ी आई गेस सॉरी वो रिलेटेड है हमारी नर्मदा रिवर से। तो ये हमारी गोदावरी रिवर की बात हो रही है। तो जो भी मैंने आपको बताया वो नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग बताया था। तो गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी त्र्यंबकेश्वर से। एंड कृष्णा होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। नर्मदा ओरिजिनेट होती है हमारे अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से। और ये 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में से फ्लो होती है, और उन माउंटेन रेंजेस को आप क्या बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो दोनों कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। फिर है हमारी कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, महानदी शिहावा हिल्स छत्तीसगढ़, ताप्ती सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश, एंड चंबल विंध्यास मध्य प्रदेश से। तो आई होप आपको नर्मदा रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में पता चल गया होगा कि इनके माउंटेन रेंजेस के बीच में वो फ्लो होती है। आप इसी टेबल में मेंशन है, आप ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कौन से वो 2 माउंटेन रेंजेस है जिनके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ सरफेस, यानी निम्नलिखित में से किस विकल्प में पृथ्वी की सतह का कुल जल मतलब सबसे ज़्यादा पानी किसके कहाँ पर है, पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा वाटर परसेंटेज किस में है, आइस कैप्स में है, सॉइल मॉइस्चर में है, लेक्स में है, या फिर स्टीम एंड रिवर्स में है। तो किस में है हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो सॉइल मॉइस्चर होता है जो मतलब कि मिट्टी की नमी में है। आइस कैप्स जो आपके वो होते हैं, जैसे हमारा अंटार्कटिका ओशंस हो गया जहाँ पे हमारे बर्फ़ की फॉर्म में पानी है, उसमें है, या फिर लेक्स में है यानी झील नदी इनमें, और या फिर स्ट्रीम्स में, या फिर रिवर्स में नदियों वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप सबको पता होगा। अगर यहाँ पे ओशंस वगैरह देता तो थोड़ा बहुत आपके लिए कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन इसने ऑप्शन ही बहुत ईजी दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आइस कैप्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर है इनके कंपैरिजन में जो आपके अदर ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। सो आइस कैप्स में 68.7% है। एंड हमारा क्या कहते हैं कि ओशंस में 96.5 है। जैसे मैंने भी आपको बोला कि ओशन और सीज नहीं दे रखा है, आपको ऑप्शन ही इतना ईजी कर दिया। ग्राउंड वाटर में भी कम है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ओशन में। फिर आ गया हमारा आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में। फिर आ गया हमारा ग्राउंड वाटर में, एंड फिर आता है लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्ट्रीम्स और रिवर्स में, ठीक है। क्लियर है इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ परमानेंट गैसेज ऑफ
द एटमोसफेयर इज़ द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द देयर परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन एटमोसफेयर हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम, ठीक है। और हमारे एटमोसफेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, मतलब एक हमसे क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा फिर कम, ठीक है। तो क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर हीलियम। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, या फिर नियॉन है, फिर आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नियॉन, या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और या हीलियम। तो आपको आई होप इतना तो पता होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करा था इसने, आपको दो स्टेटमेंट यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आर्गन है, तो ये तो हमारा गलत होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है हमारा, आर्गन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर उसके बाद अदर गैसेस 0.001% में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि थोड़ा बहुत तीसरे चौथे पर भी याद रख लो, सिर्फ पहले दूसरे से आपको थोड़ा बहुत DT प्लस भी या फिर अदर एग्ज़ाम जो हैं आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज है इन एटमोसफेयर, ठीक है। और ये परमानेंट है। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% है। ऑक्सीजन क्या है, 21% है, जिसे हम 20.9 समथिंग, तो उसे राउंड ऑफ करके 21% बोल देते हैं। आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% और हीलियम है हमारा 0.0005%। बाकी हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट मिला के क्या हो जाते हैं, 99.9999% हो जाते हैं। तो 0.000 समथिंग 1% बचता है, तो उसमें क्या होती हैं, सारी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक है, जैव चक्र में महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा होगा जो आपके पैकेट्स होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, सो दैट कि वो जल्दी से ख़राब ना हो। ऑक्सीजन का तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी, कोई भी ऐसा होगा जिसको ऑक्सीजन के यूजेस ना पता हो। फिर आता है हमारा आर्गन, निष्क्रिय प्रयोगशालाओं में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आपको पता होगा, हरित गृह प्रभाव यानी जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और पौधों के लिए क्या ये आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन पौधे रिलीज़ करते हैं, और जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप देखेंगे गर्मी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हीट इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो मतलब कि इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका योगदान रहता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारे अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करने में। फिर हमारा विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस ऑन 15 फरवरी 2000 में। तो 2018 का पेपर है, 2000 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो 2000 के पेपर में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह होते थे वो ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन 21 में इनका क्या हो गया था, पोर्शन कम हो गया था। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 25 में आपका जो पेपर आएगा वो एग्जैक्ट 21 के ही बेसिस पर सेट किया जाएगा। हालांकि होगा ऐसा, आई गेस 40-50% हो सकता है सेम हो सकता है 70 तक हो जाए। लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि कुछ भी हो तो हम सब चीज़ों के लिए क्या रहें, प्रिपेयर रहें। फिर यहाँ पर क्या है हमारा, तो कौन सा पूछ रहा है, उसका तत्कालिक उद्देश्य नहीं था किसका, 15 फरवरी 2000 को जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी। चाइल्ड हेल्थ केयर, बाल स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती, या फिर कॉन्ट्रिस्पेशन यानी हमारा गर्भ निरोधक। यानी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे जो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी हमारी 2000 वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओरे इन 1516। तो 1516 में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लो के हम बोले तो अयस्क के सबसे ज़्यादा उत्पादित हुए थे, कर्नाटका में, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दैट इज
सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास उड़ीसा ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम उड़ीसा को टिक करते। तो अगर आपके पास अगर 2025 में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इसका उड़ीसा आंसर लगाएंगे। अगर उड़ीसा नहीं है तब आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का आंसर टिक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, कर्नाटक, देन झारखंड। ये क्या है, इनका एक सीरीज वाइज है जहाँ पे क्या होता है, आयरन और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी स्थान की जलवायु को प्रमुख नियंत्रणों में से एक नहीं है। नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी दबाव और पवन प्रणाली, ओशन करंट, लॉन्गिट्यूड्स, या फिर कॉन्टिनेंटलिटी। मतलब कि इनमें से कौन है जो हमारे क्या करते हैं, क्लाइमेट को इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा प्रेशर है वो करेगा, प्रेशर और विंड का सिस्टम। ओशन का करंट भी करता है, आपने देखा होगा अल नीना, ला नीना, ओशनिक करंट बहुत सारे होते हैं, कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशंस करंट्स, तो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेंगे ये। और कंटिनेंटलिटी भी अगर आपने पढ़ी हो तो ये बताता है कि अगर आपकी लैंड बॉडी वाटर से कितनी दूर है, तो उसके डिस्टेंस के होने की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, उसके अंदर कितना चेंजेस आया है। तो ये भी क्या है, हमारा क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा। बाकी यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, डेट इज़ लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड है, आपने पढ़ा होगा, ये जो लेटी वाली नीचे, तो इनकी वजह से क्या होते हैं, हमारे सीज़न में चेंजेस आते हैं। बाकी इसका क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर यही लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही, लॉन्गिट्यूड्स होती है हमारी लंबी वाली लाइंस। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ये जैसे अगर अर्थ है, तो अगर हम अर्थ को देखें तो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर अर्थ, तो ये क्या होती हैं, हमारे ऐसे गई हुई हैं लाइंस, इनको क्या बोलते हैं, हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपने पढ़ा होगा। सो ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सो लैटिट्यूड्स का काम क्या होता है, सूर्य की ऊष्मा की तीव्रता को निर्धारित करती हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होती है। ओशन करंट तटीय क्षेत्रों को, जलवायु को प्रभावित करते हैं। प्रेशर और विंड्स भी करते हैं। एंड कॉन्टिनेंटलिटी, ये कुछ वो हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, हमारे जो क्लाइमेट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है, स्थल और समुद्र के बीच की दूरी से जलवायु में क्या अंतर है। जैसे अगर आप अपना टेम्परेचर कंपेयर करेंगे, लेट सपोज आप दिल्ली में हैं, और दिल्ली की कंपैरिजन हम किससे करेंगे, मुंबई से करेंगे। तो मुंबई क्या है, वाटर बॉडी के ज़्यादा पास है, तो उसके टेम्परेचर में और दिल्ली के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटलिटी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आप सबको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का है, विद रिगार्ड्स टू वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैच्ड करेक्टली। तो कौन सा सही करेक्ट है, तो इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ। तो हमारा कौन सा बोल रहा है इनमें से मैचिंग सही है, तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, और फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जो 5 दे रखे हैं, पाँचों के पाँचों सही नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन भी ऑल ऑफ द अबव का नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री पर होता है, पता है हमें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में। लेकिन अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ होता है, लेकिन नॉर्थ नहीं, सॉरी साउथ नहीं, ये नॉर्थ में होता है। ठीक है, और ये जो हमारा आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल है, ये 66 एंड हाफ साउथ में होता है। तो इसी ने क्या कर दिया था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, अगर अर्थ को देखेंगे तो आपको उससे जो लैटिट्यूड्स, जो लाइंस हैं, उनसे ही आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो 0 डिग्री पर कौन सा हमारा इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23 एंड हाफ नॉर्थ में।
एंड आर्कटिक सर्कल क्या है, ऊपर है 6 से 6.5 नॉर्थ में। फिर नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ में। ये क्या है, हमारा साउथ पोल है 90 डिग्री पे, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, कहाँ पर, 90 डिग्री पे। क्लियर है इतना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द सॉइल अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर टोटल रिपोर्टिंग एरिया फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हमें क्या करना है, अरेंज करना है, हमारे सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, लेट राइट सॉइल, फिर माउंटेन सॉइल्स, फिर डेजर्ट सॉइल्स। मतलब सबसे ज़्यादा रेड और ब्लैक सॉइल्स हैं, फिर लेट राइट सॉइल्स आती हैं, फिर माउंटेन सॉइल्स आती हैं, फिर डेजर्ट सॉइल्स आती हैं। फिर ब्लैक सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, लेट राइट सॉइल है, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल है, या फिर माउंटेन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, रेड एंड ब्लैक सॉइल है, या फिर लेट राइट सॉइल है, फिर रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, या फिर डेजर्ट सॉइल। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो हमसे क्या पूछा गया, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रेड सॉइल। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैम एलुवियल सॉइल क्यों नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो रेड सॉइल है, फिर ब्लैक सॉइल आते हैं, फिर माउंटेन, फिर डेजर्ट सॉइल्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स है इंडिया में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल। देखो यहाँ पर पूरा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये सारे क्या हैं, रेड एंड येलो सॉइल्स हैं। ठीक है, फिर ये वाला जो रीजन है हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला, ये क्या कहलाता है, हमारा ब्लैक सॉइल्स का रीजन कहलाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, मैंने कई बार आप लोगों को ये अच्छे से करवा रखा है। 2021 में काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, तो मैंने इनको क्या कर रखा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया है, आप अच्छे से देख के जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस गैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस ऑफ कंसर्न टुडे आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ग्रीन हाउस की प्राइमरी गैसेज हैं वो कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। तो ये क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंट गैसेज हैं। देन क्या है, ओजोन विच ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द stratosphere is very effective in absorbing terrestrial radiation when it present in the upper troposphere. So ये वाला थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपको लग सकता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ओजोन विच ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी इफेक्टिव। तो आपको इतना पता है कि ओजोन जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, और उसके बाद क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली आप आर्ट्स के हैं तो हो सकता है कि आपने अपने स्टडीज़ में पढ़ा हो, लेकिन आपको पता है कि DT+ भी सोशल साइंस के लिए कॉमर्स वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों ने 10th के बाद SST नहीं पढ़ी होगी, फिर आप क्या करते हैं, आप PYQs वगैरह से प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इतना पता हो कि हाँ, ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, एंड वो क्या करती है, हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको भी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही हैं, और आप क्या करेंगे, बोथ को लगाकर आगे चल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्यों सही है या फिर कैसे सही है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो ग्रीन हाउस में जो इम्पोर्टेंट गैसेस होती हैं वो कौन सी गैसेस होंगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, वेरी गुड, इतना सही है। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो ओजोन लेयर है विच ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी इफेक्टिव इन ऑब्जर्विंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन व्हेन इट प्रेजेंट इन अपर ट्रोपोस्फेयर। इस मतलब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो सेकेंड वाली लाइन आ गई ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्यों, क्योंकि इट कन्फ्यूजेज द डिफरेंट रोल्स ऑफ ओजोन बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इन एटमोसफेयर। इसने क्या कर दिया, आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ओजोन लेयर हमने स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत
देखो ओजोन लेयर ना दो मतलब हमारे ट्रोपोस्फियर में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन हम सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर वाली पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और इसे हम गुड ओजोन के नाम से भी जानते हैं। तो जो ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ये क्या करती है, ऑब्जर्व हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सन से, उसे क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन जो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस बाय ऑब्जर्विंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैस में हमारा ओजोन भी क्या है, एक गैस है, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो जो हमारे ट्रोपोस्फियर वाली जो ओजोन लेयर होती है वो इनमें पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सारी गैसेज हैं, अब हमने आपको पढ़ा था कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, रेन हो गया एंड हीट हो गया, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी किस लेयर में पाई जाती हैं, ओजोन लेयर में, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। तो ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है, तो ये ग्रीन हाउस गैस का ही कैसे हो गया? तो क्यों? क्योंकि थोड़ी एक ओजोन लेयर जिसे हम बैड ओजोन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में भी पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, हमारे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको भी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। इसने थोड़ी बहुत बात इसकी कर दी और बाकी थोड़ी बहुत बात इसकी कर दी, तो इसलिए क्या हो गया, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था। आपने सिर्फ अभी तक जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रेटोस्फीयर वाला ओजोन होता है उसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी। अब देख सकते हैं आप कि उस टाइम पे जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए क्या होगा, ये बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन रहा होगा। तो DT+ भी ऐसे क्वेश्चंस भी, मतलब 10-15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको छोड़ो वो किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या होना है, प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे, क्योंकि इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है DT+ भी का। आप लेवल देख लो, और 18 का पेपर आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, काफ़ी सही से सेट किया हुआ था एज़ कम्पेयर टू 2021। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 11 है हमारे पास, विद रिगार्ड टू द अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो कौन सा हमारा अल नीनो के रिगार्डिंग हमारा स्टेटमेंट सही है? तो अल नीनो मीन्स चाइल्ड क्राइस्ट, इट इज़ अ वार्म ओशन करंट अपीयरिंग अलॉन्ग द पेरू कोस्ट जनरली इन दिसंबर। सो अगर वार्म करंट है और यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द इंडियन मानसून इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अल नीनो। तो क्या होती है, जो इंडियन मानसून है वो भी क्या होती है, अल नीनो के द्वारा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो देखते हैं, तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं। सो थोड़ा हम अल नीनो के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों सही है? तो अल नीनो को चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ, ओशन करंट अपीयर होती है अलॉन्ग विद पेरू कोस्ट जनरली इन दिसंबर। और ये क्या होता है, समुद्र में गर्म धाराएं होती हैं, आमतौर पर दिसंबर में पेरू के तट पर देखी जाती हैं। तो तीसरा क्या है हमारा, कि ये हमारे इंडियन का जो क्लाइमेट है, मानसून है, उसे भी क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड मानसून बीन अराइव। तो किस में से मतलब डिराइव किया गया है, अरेबिक में से, लैटिन, स्पेनिश या फिर। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसून अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी। तो इनमें से किस बॉडी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, लेक वॉन, ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी या फिर रेड सी। तो यहाँ पर हमारा आई होप आप सबको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन 2018 में DT+ भी ने लेक वॉन को क्या माना था, इसका राइट आंसर माना था। तो देखते हैं ज़रा सैलिनिटी। तो जो लेक वॉन है ये टर्की में है, और इट वैन इज़ सोडा लेक विच हाईली सैलिनिटी, लेट मी जूम इट देन वी विल डिस्कस। सो इसकी सैलिनिटी क्या है, 330 पार्ट पर 1000 है। फिर जो डेड सी है इसकी क्या है,
सबसे पहले पता होना चाहिए सॉल्ट लेक बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है, सैलिनिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 342। तो उस टाइम पे इसकी ज़्यादा थी, तो इसलिए इसको DT+B ने राइट आंसर माना था। लेकिन अगर हमारे पास आएगा तो हम सॉल्ट डेड सी को ही राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है आपको पता है कि जो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी सैलिनिटी का कारण क्या है। तो इवेपोरेट होते हैं तो इनकी सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब दोबारा प्रेसिपिटेशन होती है यानी बारिश होती है तो सैलिनिटी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो अभी क्या है, सैलिनिटी किसकी ज़्यादा है, डेड सी की। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक, ये कहाँ है, उटा US में है, और इसकी सैलिनिटी क्या है, 260 है। देन रेड सी, हाईली सैलिनिटी फॉर एन ओपन ओशन बॉडी, अबाउट 40 पार्ट पर 1000। और अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ओशंस होते हैं उनकी जो सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है, 35% होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रॉक्स। तो इनमें से कौन सा रॉक्स के रिगार्डिंग सही नहीं है। इग्नेस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो हमने रॉक साइकिल में पढ़ा था कि इग्नेस रॉक्स कैसे बनती हैं। तो वोल्केनो एरप्शंस होता है, या फिर स्टेनोस्फीयर में आपको पता है कि लावा क्या है, तैरता रहता है। सो उसमें से मैग्मा और लावा दो चीज़ें निकलती हैं। लावा होता है जो हमारे अर्थ के बाहर आके कूल डाउन होता है, और मैग्मा जो होता है वो अर्थ के इंटीरियर में ही कूल डाउन होता है। तो ये दोनों जो सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी क्या होती है, इग्नेस रॉक्स होती हैं। देन द अर्थ क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स विच इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो बोल रहा है कि हमारे अर्थ की जो चट्टानें हैं वो एक से अधिक खनिजों से बनी हुई हैं, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक्स एंड रॉक्स इग्नेस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू denudation एजेंट्स एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। पृथ्वी की सतह की चट्टानें अग्नि तलछटी रूपांतरित अनाच्छादन कारक के संपर्क में आती हैं और विभिन्न आकारों के टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बट इसका रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेडिमेंट्री क्या होती हैं, प्राइमरी रॉक्स नहीं होती हैं। इग्नियस रॉक जो होता है वो प्राइमरी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे वोल्केनो में एरप्शन हुआ तो सबसे फर्स्ट फॉर्म जो कूल डाउन होकर बनेगा वो इग्नियस रॉक्स बनेगा। फिर उसके बाद फर्दर वेदरिंग, प्रेशर और सेडिमेंट्स को कहीं पर लेट सपोज वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू उन रॉक्स को डिग्रेड किया गया। फिर उसके बाद वो कहीं जाके सेडिमेंट्स उनके इकट्ठे हुए तो वो क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। और अगर उन्हीं रॉक्स को ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप इतना सबको पता होगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। सबसे पहला क्या होता है हमारा, मैग्मा है। मैग्मा निकला तो किस फॉर्म का, सबसे पहले कौन सा बना हमारा, इग्नियस रॉक्स बना। फिर इग्नियस रॉक्स स्लो अपलिफ्ट टू सरफेस, धीरे धीरे क्या हुआ वो सरफेस पे गया। नेक्स्ट उससे आप देखो वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन हुआ, यहाँ पे आके सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए तो ये क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे इससे। फिर उसके बाद उस पर बरियर हाई टेम्परेचर या फिर प्रेशर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। फिर अगर वही मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से ही मेल्ट हो जाते हैं तो दोबारा क्या बन जाएंगे हमारे, वो मैग्मा बन जाएंगे। आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द सन वॉज फॉर्म्ड बाय मूविंग क्लाउड्स ऑफ गैसेज नॉन एज। तो सन किन क्लाउड से बना हुआ है, नेबुला के, जेडिड, वाइट ड्राफ्ट से या फिर इराटोस्थेनिस से। तो आपने पढ़ा होगा कि किससे बना हुआ है, नेबुला के जो गैसेस थे वो मूविंग क्लाउड्स क्या हुए, इकट्ठा हुए, जिनसे क्या होता है सन का फॉर्मेशन होता है। आपने जब थ्योरीज पढ़ी होगी, अर्ली थ्योरीज पढ़ी होगी तो उसमें ही आपको पता चला होगा। मैंने आपको प्रॉपर अर्ली थ्योरीज हुई थी उनके बारे में बताया था, किसने प्रपोज की है, किस टाइम पे की है और उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको करवाया था। तो नेबुला
एक विशाल गैसीय और धूल भरा बादल है जिससे तारे बनते हैं, और हमारा सन भी क्या है, स्टार है। ठीक है। सो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक घूमते हुए नेबुला, सोलर नेबुला के गुरुत्वाकर्षण पतन से सूर्य का जन्म हुआ। जैसे बादल सिकुड़ गया और उसका केंद्र गर्म हो गया और अंततः नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू होता है, और यहीं से क्या होता है, हमारे सूर्य का निर्माण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द गिवन ऑप्शन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट पीक है हिमालय का, क्या पूछा है, इंडिया में पूछा हुआ है। ठीक है। तो मकालू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंगा पर्वत। बाकी तीनों जो हैं वो हमारे इंडिया में नहीं आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक तो वैसे हमारी कौन सी है, कंचनजंगा है, जो कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हम क्या करेंगे, नंगा पर्वत लगाएंगे। और आपको पता होगा नंगा पर्वत जो है हमारा वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, हिमालय का। और यहाँ पर क्या है, नामचा बरवा, जो क्या होता है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है। यहीं से यू टर्न लेके ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है। क्लियर है इतना। सो नंगा पर्वत ये पीओके वाले रीजन जम्मू कश्मीर में आता है। मकालू कहाँ है, नेपाल चीन सीमा पर है, सो बहुत ही दूर है ये। और माउंट एवरेस्ट आपको पता है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है। और जो धौलागिरी है ये भी क्या है, हमारी नेपाल में है। तो दो चीज़ें हैं, एक धौलागिरी माउंटेन पीक है और एक धौलागिरी रेंजेस भी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। एक बार रेंजेस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, माउंटेन पीक्स हैं, हिमालय की चोटियाँ। तो ये रहा हमारा नंगा पर्वत जो पीओके वाले उसमें आता है। और यहाँ पर क्या हमारा नामचा बर्मा जो क्या करता है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ये हो जाता है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। सबसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो माउंट राकापोसी है, फिर उसके बाद एमटेक K2 है जो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जो हम इंडिया में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। फिर ये हमारे क्या है, 3 हिमालयाज़ हैं, डेट इज़ ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक रेंजेस। तो क्लियर है इतना आप सबको। तो आप देख सकते हैं धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा देखो क्या है, हमारे सिक्किम में आता है। फिर माउंट एवरेस्ट, ये सारे क्या हैं, नेपाल में आते हैं। नेपाल और चाइना, यहाँ पे चाइना का बॉर्डर, क्योंकि आपको पता है नेपाल सिर्फ इतना है, तो नेपाल और चाइना का बॉर्डर यहाँ पर लगता है। तो ये हाईएस्ट पीक क्या है, वहाँ पर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में ये लाई करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, तो पूछ रहे सेडिमेंट्री कौन से शब्द से, लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। तो सेडिमेंटम, सेडिमेंटम या फिर सेडिमेंटेनियम या फिर सेडिमेंटेरेनियम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, यानी सेडिमेंटम, जो कि क्या है, लैटिन वर्ड था जिससे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का डेरिवेशन यानी डिराइव हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, और ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू सेटल। और सेडिमेंट्री रॉक्स भी आप देखेंगे तो क्या होते हैं, जाके सेटल हो जाते हैं, और सेटल होने से जिन फॉर्म का, जिस टाइप ऑफ रॉक्स का निर्माण होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म इज ऑल्सो नॉन एज। तो पृथ्वी के जलमंडल के भीतर विभिन्न रूपों में पानी का संचालन किस रूप से जाना जाता है, वेदर साइकिल, नेचुरल साइकिल, क्लाइमेट साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आई होप इसका आंसर आप इजीली लगा सकते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आंसर हो जाएगा। सो एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, ये सारे क्या हैं हमारे इसके कुछ स्टेप्स हैं। आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता होगा क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट है कि हमारे क्या होगा, सबसे पहले एवोपरेट होगा, फिर उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी सबसे पहले क्या होगा, वाष्पन होगा, संघनन, फिर वर्षा, फिर अंतःस्राव और बहाव के रूप में ये क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहले एवोपरेशन होता है, पानी ऊपर भाप बन के जाता है, फिर कूल डाउन होता है, क्योंकि आपको पता होगा
जितना ऑल्टीट्यूड ऊपर चले जाते हैं उतना क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो वहाँ पे वाटर के जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, फिर वो सेटल होने लग जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फिर होने से क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। कीप इन द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर एज यू मूव फ्रॉम द अर्थ। तो आप अगर अर्थ से मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर। तो आपसे क्या बोल रहा है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी। ऑप्शन हमारे पास सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर सेकेंड थर्ड वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर 3 2 1। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी लेयर आती है हमारी, ट्रोपोस्फेयर आती है यानी क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद हमारी आती है आयनोस्फेयर, फिर उसके बाद में जाकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपको देखते हैं सबसे पहले तो ट्रोपोस्फेयर है हमारा, सबसे पहले आता है, फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में ही क्या होता है, हमारा आयनोस्फेयर होता है। फिर सबसे लास्ट वाली जो हमारी लेयर होती है वो कौन सी होती है, हमारी एक्सोस्फेयर होती है। ठीक है, सो ये क्या है, हमारा ऑर्डर है कंपोजिशन ऑफ एयर का। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अल्फ्रेड वेगनर प्रोपाउंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1912। मतलब इसको अल्फ्रेड वेगनर ने प्रोपाउंड करा था 1912 में। ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंट्स मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड बाय द सेम। मतलब कि जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं पहले क्या थे, ये एक ही सिंगल बाउंड्री थे, जो बाद में मतलब सिंगल लैंड बाउंड्री थे, जो क्या हुए हैं बाद में टूट के जो इतने 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं और 5 ओशंस बने हैं। पहले क्या था, एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही मैसिव ओशन था। ठीक है, फिर द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड पेंजिया एंड मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पेंथेलासा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबाव गिवन ऑप्शन, यानी कि तीनों ही क्या है हमारे सही हैं। ठीक है, सो आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दी थी। और इन्होंने बोला था, आपने ये भी पढ़ा होगा कि पहले क्या थी, एक ही लैंड बॉडी थी जिसे हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे, एंड एक ही क्या था, ओशन था जिसे क्या बोला जाता था, पेंथेलासा बोला जाता था। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल गई। जो एक सिंगल कॉन्टिनेंट था उसका क्या नाम था, पेंजिया था, और जो एक मास ओशन की बात हो रही है उसका क्या नाम था, पेंथेलासा था। तो ठीक है, सो सबसे पहले क्या था, पेंजिया था। ये हम देखेंगे टाइम पीरियड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कब की बात हो रही है, परमियन पीरियड का नहीं, 225 मिलियन पहले की बात हो रही है। फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लोरेशिया एंड गोंडवाना, फिर इसके बीच में आ जाता है 33 सी। और हमारा जो इंडिया है देख सकते हैं हम, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका प्लेट क्या होते हैं फिर यहाँ से अलग होती हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं आप इसमें, फिर यहाँ पर गए, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसी में से ऑस्ट्रेलिया और हमारा अंटार्कटिका की प्लेट क्या होती हैं, अलग होती हैं। बाकी इंडिया देख सकते हैं कैसे मूव हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, सो ये क्या है हमारा आज प्रेजेंट डे है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, ये हमारी क्या है 7 लैंड बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे जो भी PYQs पूछे गए हैं उनका लेवल पता चल गया होगा, और थोड़े बहुत आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे अब कि कैसा लेवल था, कि अगर आप 2021 का ही पेपर देख के चले जाते हैं तो क्या उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जिन्होंने 2021 का पेपर दिया होगा ऑब्वियसली बात है वो 18 के हिसाब से प्रिपरेशन करके गए होंगे, और चेंजेस उन्हें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। तो आप भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे। सिर्फ PYQs के ही सारे PYQs से आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप PYQ के सहारे जाएंगे। आई एग्री कि 50-60 या फिर मोर देन 50-60% क्वेश्चन सेम हो सकता है, बट आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे 2025 में भी। तो उस हिसाब से क्या करनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम्स की। सो
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लास्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और इस पेपर को क्लोज़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, नए पेपर को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वीडियोस मैंने जो अपलोड करी है उससे आप क्या करेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है 2 बार 3 बार जितनी बार आप उसे देख सकते हैं उसे देखिए। उससे क्या होगा, जो PYQs जो हैं एटलीस्ट वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार देखेंगे फिर नहीं देखेंगे तो आप भूल सकते हैं। और या तो फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो भी क्या है, बहुत बढ़िया है। आप नोट्स क्या करते रहें, कॉन्टीन्यूसली रिवाइज करते रहें, अदर वीडियोज़ को, अदर कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देखते रहें। ठीक है, तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।